अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शाम रमज़ान। मैं हूं आपके साथ मदिहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, आप उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सेट होंगे, बाल बच्चे भी ठीक होंगे। आज इतवार है जनाब, इतवार है और आज जनाब वैसे तो पूरे मुल्क में छुट्टी है, कारोबार भी बंद है, लेकिन उसके बावजूद मुझे शक पड़ रहा है, पता नहीं क्यों आज लोगों ने कहीं ना कहीं कोई एक इफ्तार ज़रूर रखी हुई हो। हाँ, इफ्तार तो ज़रूर रखी हुई है। साथ में शफात आज जब ऑफिस आ रही थी तो देखा माशाल्लाह से पूरी ज़ैनब मार्केट में, पूरे सदर के एरिया में आधा शटर खोल के कारोबार जारी सारी है। और लोग बाहर बैठे हुए अपने स्कूल पे, मास्क भी नहीं किसी ने लगाया हुआ। तो आज मैं किसी से बात कर रही थी कि भाई देखें कि आपने आधा शटर खोला हुआ है, तो उन्होंने कहा भाई क्या करे, कमाना भी है। मैंने कहा तो मास्क भी नहीं लगाया हुआ, आप बताएं। ये तो बात है, ये पॉइंट है। मुल्क भर के जनाब बच्चे शफकत महमूद जिंदाबाद के नारे लगाते हुए इस वक्त अपने घरों में ही बैठे हुए, क्योंकि गर्मी बहुत है और दूसरा रोज़ा भी है। बच्चों, बात ऐसी है कि पढ़ाई शढ़ाई तो चले वो अलग बात है, लेकिन यार एग्जाम बहरहाल देना पड़ेगा। एग्जाम तो बहुत ज़रूरी है। कुछ एग्जाम के अंदर वो कहा बजाय इसके कि आप लोग इकट्ठे होकर एहतजाज करें और उसके बाद कहें यार हमें एहतजाज इसलिए करें इकट्ठे होकर क्योंकि हमें इकट्ठे होकर एग्जाम देना पड़ेगा, तो मेरी जान की बात तो ठीक नहीं है। लेकिन एनीवे जनाब, एक नई जो है SOP आ गई है, जिसके बाद अब जो 9वीं 10वीं और इंटर के जो इम्तहानात हैं वो मई के आखिरी हफ्ते तक तो नहीं हो। साथ में शफात वो इलाके जहाँ पर वैसे लॉकडाउन भी है, लेकिन वहाँ पर जहाँ के केसेस बढ़ भी काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर 9वीं और 10वीं जमात की जो क्लासेस के लिए स्कूल खोल दिए गए। ऑफ कोर्स बच्चों की तैयारी भी करवानी है और साथ में देखें बच्चों, आप लोगों ने खुद भी ख्याल रखना है। कैम्ब्रिज वाले भी दूसरी जानब ये कह रहे हैं कि जी वो भी SOPs पे अमल दरामद कराएंगे। आज के दिन 149 पीपल डाइड कोरोना की वजह से। ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। आपको और हमें रिस्पॉन्सिबल शहरी होने का सबूत देना है, ताकि हमारे घर वाले और दूसरे लोग भी जो है वो इस आफात से बचे रहें। बहुत कुछ है जनाब आपके साथ शेयर करने के लिए, मगर सबसे पहले टॉप स्टोरीज। मुर्गे की कीमत भी आसमान को छूने लगी। मार्केट में फी किलो गोश्त की कीमत 600 रुपए तक पहुंचने का खदशा। इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट हफ्ते और इतवार के लिए बंद, लेकिन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट रवा दवा। SOPs का ख्याल, न ही समाजी दूरी का ख्याल। ड्राइवर्स की मनमानी ने मुसाफिरों को रुला दिया, डबल किराया अदा करना पड़ रहा है। सियालकोट में स्पेशल इफ्तारी, चटपटी चिकन कचौरी दस्तरखानों की शान। रमजान मुबारक में ग़िज़ाइयत से भरपूर चिकन कचौरी छोटे बड़े सब ही मजे से खाते हैं। बैट्समैन को कुछ समझ नहीं आई जनाब, लिख के गेंद टर्न कैसे हुई। इस पार्किंसन बॉल को जनाब गुज़िश्ता साल की बेहतरीन बॉल करार दिया गया। इनफैक्ट क्रिकेट हिस्ट्री की बेहतरीन बॉल है। पूरे मुल्क में महंगाई बहुत है इस वक्त। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि मुनाफाखोर जो हैं वो मुनाफाखोरी से बाज नहीं आ रहे। हम कहते हैं शैतान तो इस महीने कैद हो जाता है, लेकिन मुनाफाखोर जो होते हैं ना वो आज़ाद फेरे होते हैं। हमने फ्रूट्स के हवाले से बात की, हमने सब्जियों के हवाले से बात की। आज हम बात करने जा रहे हैं पोल्ट्री के हवाले से। आज के दिन हम बात करने जा रहे हैं मुर्गियों की कीमतों के हवाले से। तो अब तक मुल्क भर में जो मुर्गी का गोश्त है वो समहाउ वो भी नायाब होने लग गया, क्योंकि जो मुर्गी के फार्म्स मालिकान हैं और गोश्त के रिटेलर्स के दरमियान इख्तलाफात की वजह से मुर्गी की गोश्त की जो कीमतें हैं वो आसमान को छूने लग गई हैं। जी जनाब, मुर्गी की गोश्त की कीमत में वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा है। आप अपने जो आपका रवायती जानने वाला है, जब आप उसके पास मुर्गी की गोश्त की कीमतें लेने जाएं तो वो आपको 360 से लेकर 400 रुपए तक मुर्गी का गोश्त फराहम कर रहा है। लेकिन अगर आप स्टोर्स पे जाते हैं जहाँ थोड़ी सी वैल्यू एडिशन हो जाती है तो 550 रुपए तक के भी रेट्स आ रहे हैं। बड़ी अजीब-ओ-गरीब सी बात है। इतनी वेरिएशन नॉर्मली पहले होती नहीं थी, रेट यकसा ही होता था। अच्छा शफात, देखिए मसला ये, जब हम मुर्गी खरीदने के लिए जाते हैं और मुझसे कहते हैं कि भाई आप मुर्गी इतनी महंगी क्यों बेच रहे हैं, तो कहते हैं भाई हम क्या करें, जब मैं फार्म्स मालिकानी जब इतनी ज़्यादा महंगी दाम पे मुर्गी बेच रहे हैं तो फिर हमने अपना मुनाफा तो रखना ही है। इस वक्त सूरत हाल क्या है, हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज हमारे साथ मौजूद है। बताएगा कि किन दामों में मुर्गी फरोख्त हो रही है यहाँ पे, और साथ में लोगों का क्या कहना है। जी बिल्कुल शफाहत मदिया, अगर देखा जाए तो रमज़ानुल मुबारक के मौके पर मुनाफाखोरी अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। सब्जी फ्रूट की हमने गुज़श्ता रोज़ कीमतों के बारे में बात की थी, लेकिन आज जो है गोश्त की कीमत, जो मुर्गी के गोश्त की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। शहरी परेशान हाल हैं। हर इलाके के अगर हम बात करें तो हर इलाके के रेट बिल्कुल अलग हैं। देखा जाए तो मैं इस वक्त ज़िला बस्ती में मौजूद हूँ। एक दुकान के बराबर में दूसरी बराबर में दुकानें
वहाँ 440 रुपये किलो गोश्त है, जबकि मेरे पस मंज़र में आप जो देख रहे हैं उस पर रेट लिखे हुए हैं वहाँ 450 रुपये है। तमाम ज़िला इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है। शहरी बिल्कुल मायूस हो चुके हैं क्योंकि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी रमज़ानुल मुबारक में बिल्कुल नज़र नहीं आई ताकि शहरियों को सस्ती मेयारी सब्ज़ी, फ्रूट और जो मुर्गी का गोश्त है वो सस्ते दाम मिल सके। रिलीफ बिल्कुल नहीं मिल सका है शहरियों को रमज़ानुल मुबारक में। अगर आप बात करें इस वक्त ओल्ड सिटी एरिया की तो वहाँ मुर्गी के रेट सबसे ज़्यादा हैं, 500 से लेकर 480 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है, जिसमें बंस रोड, सदर, खारादर, डिफेंस, क्लिफ्टन के इलाकों में कहीं 500 रुपये किलो मुर्गी के गोश्त जो है फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है, तो कहीं जो है मुझे बताइएगा, 480 ये रुपये किलो के हिसाब से प्राइस फ़रोख्त हो रहा है। कंट्रोल कमेटी नाम की एक चीज़ हमने सुनी थी पिछली सदी में, इस सदी में उसका कुछ ज़्यादा जिक्र खैर नहीं हुआ। ये कमेटियां हैं, एग्जिस्ट करती हैं, कोई रेट लिस्ट आती है सरकारी तौर पे? जी बिल्कुल शफात अगर देखा जाए तो उनकी पूरे साल की अगर लिस्ट उठाई जाए तो पूरे साल में 138 रुपये किलो के हिसाब से ज़िंदा मुर्गी का हिसाब चल रहा है। अगर देखा जाए तो मुर्गी के गोश्त की कीमत 210 रुपये चल रही है। जिस वक्त 210 रुपये रेट है तो उस दौरान मुर्गी जो है 200 रुपये भी और 180 रुपये किलो भी फ़रोख्त हुई है। अब जबकि मुर्गी 500 रुपये किलो तक जा पहुंची है, 400 450 जा पहुंची है, तो आज भी रेट उनके वैसे ही जूं के तू हैं, 210 रुपये किलो 210 मुर्गी का रेट है। अच्छा अफजल, आप जब ये बात कर रहे हैं आपका पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद है, उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आई है जब रेट्स की बात हुई है। जनाब पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के जनाब मारूफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर हल्का सा आप मुस्कुराए, मैंने देखा जब ये सरकारी नर्ख की बात हुई। क्या सरकारी नर्ख में और ये जो रिटेल की कीमत है इसमें 200 रुपये का जो फ़र्क है, इनफैक्ट 230 रुपये का फ़र्क है, ये क्या बिल्कुल ही मतलब कोई ऐसा मामला हो गया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मुर्गी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू की, क्या मामला है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे बुलाया है। जी बिल्कुल, ये हंसने वाली बात है कि ख़ुद आपके नुमाइंदे बता रहे हैं, मेरे ख्याल में 2-2.5 साल से जो गवर्नमेंट या कमिश्नर कराची रेट देते हैं उस रेट में तो कहीं भी मुर्गी नहीं बिकती। और मैं पहले भी आया था और आज भी मैं ये कहूँगा ये सिर्फ डिमांड और सप्लाई है। मुर्गी जब मैं आया था यहाँ पे उस दिन 500 रुपये रेट था, आज 450 और 460 रुपये के दरमियान में, और पिछले दिनों 400 रुपये भी बिकता रहा। उसकी कई वजूहत है। मुर्गी का रेट जब ज़्यादा होता है तो उसके पीछे भी कुछ है, क्योंकि कराची में और पूरे पाकिस्तान में इस दफ़ा गर्मी ज़रा जल्दी हुई है और उसकी वजह से शरह अमवात जो है मुर्गियों के अंदर बढ़ गई है। अच्छा। और पीछे सप्लाई कम हो गई है और आगे डिमांड जो है, डिमांड कैसे बढ़ी सर? नहीं, डिमांड बढ़ी नहीं है। डिमांड की तरफ नहीं जा रहा हूँ। अच्छा। सप्लाई बहुत कम हो गई, 20 से 25% जी जो है शरह अमवात वो बढ़ गई है। जिस दिन आपको खुद पता है, आप ही के चैनल मतलब तमाम चैनल ने चलाया कि 44 टेम्परेचर गया है। मुर्गी जो है ना वो ज़रा सी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं करती और उस दिन पूरे सिंध में जो है वो हज़ारों नहीं लाखों। ये वजह है कि जो मारूफ साहब के पोल्ट्री फार्म्स वालों ने इन्होंने जो मुर्गी है वो महंगे दामों पे बेचना शुरू कर दी, क्योंकि अब यही लोग दुकानदार कह रहे हैं मुर्गी लेके भी नहीं आएंगे। हाँ, नहीं लेकर आएंगे, अपने आप नीचे आ जाएगी, लेकिन कोई कर नहीं सकता। क्यों नहीं लेकर आएंगे? डिमांड देखिए, अगर मुर्गी नहीं आएगी, माजरत के साथ मुर्गी नहीं आएगी तो बीफ और मटन जो है उसकी फिर कीमतें जो है वो किसी के भी कामों पे नहीं रहेंगी। खाली मुर्गी की कीमत नहीं, आप देखें मटन किस कीमत में बिक रहा है। कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है, कहीं पर भी किसी का कोई कंट्रोल नहीं है और ना कर सकते। जिस तरह मुर्गी की इन्होंने कीमत बताई ना, कहीं 420 बिक रही है, कहीं 450। मैंने जैसे शेयर किया कि एक इलाके में 400 बिक रही है, अगले इलाके में 550 बिक रही है। दुकान टू दुकान जो है वो वेरी करता है। देखें कोई जी मेरी थोड़ा सा कलेजी पोटे के साथ होती है, उसका रेट कम होता है। जो गर्दन को अलग कर देते हैं उनका रेट अलग होता है। जो बिल्कुल चर्बी साफ करके देते हैं वो बिल्कुल, जैसे पंजाब में जो है वो पंजाब में चोंच वो खाली पोटे के साथ नहीं है बल्कि चोंच और गर्दन के साथ लेग्स के साथ भी होती है। खाली चीर के उसके अंदर से जो कचरा होता है वो निकालते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है, बल्कि वो भी मौजूद होता है। खाली पर या 2 साल पहले जब हम देखते थे कि मुर्गी तकरीबन 150 रुपए में भी मुश्किल में आ जाती थी, लेकिन अब क्या मसला हो गया कि डबल से ज्यादा भी? मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा जी। 2.5 साल से जो है पोल्ट्री फार्मर्स जो हैं वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से मुर्गी कम बेच रहे थे, रेट कम मिल रहा था, उसकी वजह से जो है ये फार्म भी बंद हुए। आप एक दफा यानी कि उस वक्त वो गलत दामों पे बेच रहे थे? गलत दामों पे नहीं बेच रहे थे, मैंने कहा कम रेट में बेच रहे थे, लॉस करके बेच रहे थे। लॉस करके
अच्छा जी कभी आए, कभी मैं आपको पूरा मतलब है, आप जरूर, किसी हम को मेरे बिल्कुल साथ आना पूरा चाहेंगे। प्रोग्राम करें इसके ऊपर, मैं आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताऊंगा। मुझे ये किस किस बताइएगा सीजन सर से बड़ी क्या क्विकली, आपने जैसे कहा कि डिमांड नहीं बढ़ी, सप्लाई बहुत ज्यादा बहुत कम हो short गई। हुई। अब ये सप्लाई कब तक सर रिज्यूम ये हो सकती मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है। देखिए मैं दूसरी है? तरफ जैसे आ रहा हूं, हवा चलनी शुरू हुई है तो बेहतर मौसम बेहतर होते हो, थे लेकिन अभी गंदम की कटाई हो रही है। जब गंदम की कटाई हो रही हो, आप उन इलाकों में जा इतनी डस्ट उड़ती है कि लोग बीमार हो जाते हैं, और ज़ाहिर फार्म नज़दीक हैं, उनके ऊपर भी असर पड़ता है। वहाँ पे भी 8 से 10% की शरह अमवात बढ़ जाती है। अच्छा देखिए, और नवंबर यही और कुछ हो रहा है। दिसंबर में तो ये था कि बोला कि जी डिमांड और सप्लाई का मसला, जिसकी वजह से मुर्गी की कीमत जो है वो बढ़ी, शादियां बढ़ी हैं। उसके बाद हमने फिर देखा कि एग्जैक्टली जनवरी फरवरी में भी डिमांड एंड सप्लाई का इशू था। जैसे गर्मी आई तो बोला क्योंकि अब गर्मियों की वजह से जो मुर्गी है वो बेचारी, वो भी वहाँ पे पोल्ट्री फार्म वालों को भी लॉस हो रहा है। मतलब एक कंटिन्यूस एक एक्सक्यूज भी साथ में चली आ रही। तो लोग अब ये जानना चाहते हैं कि आगे जाके कहीं ना कहीं 300 रुपए की मुर्गी मिल जाएगी, मैं वो नहायत ईद जिम्मेदारी मना के लेंगे। साथ मैं नहायत जिम्मेदारी के साथ जो मौजूदा हालात हैं उनके मुताबिक मैं बात करता हूँ। कराची के अंदर डेली जो है वो 9 से 10 लाख मुर्गी आती थी, जो आजकल 6 से 7 लाख के दरमियान मुर्गी आ रही। डिमांड कम हुई है तो कम आ रही है ना, लेकिन पीछे से सप्लाई भी बहुत कम है। इस वक्त पंजाब से मुर्गी ज्यादा आ रही है, कराची और उसके गिरदोनवा में, सिंध के अंदर पूरे प्रोडक्शन बहुत कम है। सर Due 300 to की the मिल जाएगी, गर्मी। कीमत कम होगी, हम लोग ईद थोड़ी बेहतर मना लेंगे। ये वरना जो हालात रहे 500 मेरे हाथ में हुआ तो जरूर करूंगा। अगर और मैं खुद भी किसके खरीदता हाथ हूं में? बाज़ औक़ात। किसके हाथ में? सर मैंने कहा ना, डिमांड और सप्लाई, या पीछे से सप्लाई बेहतर होगी तो अपने आप ही ये सही हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत ये- शुक्रिया अच्छा, जी। एक प्रोग्राम जरूर कीजिएगा, जब रेट बहुत कम हो तो मुझे जरूर। इंशाल्लाह सर, जी, इंशाल्लाह। आज आपको मैं ये- आपको एक सर, नहीं, मैं आपको एक क्लिप भेजूंगा। टमाटर वालों ने आज पूरी ट्रॉली जो है ना वो गड्ढे के अंदर डाली। मैं 100 रुपए के 100 रुपए के 10 किलो जो है परसों टंडोला यार्ड से जो है ना वो टमाटर जी, लेकर आए। लेकिन हम उससे इसके लिए पूछा हम उसकी इस पर cost बात क्या है। करते भी हैं कि अगर रेफ्रिजरेशन हो, कोल्ड स्टोरेज हो, टेंट फूड की तरह इसको बेचा जाए तो ये वैल्यू एडिशन में बेहतर बिक सकता है, सस्टेन रेट पे पूरे साल बिक सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मुर्गी का भी ऐसे ही है, लेकिन जो मुर्गी की दुकानें इस तरह की खुली हुई हैं वहाँ आम आदमी जाने में भी घबराता है। शायद बिल्कुल आज ऐसा, वहाँ मुर्गी बिल्कुल सस्ती- ऐसा उम्मीद करते हैं आज जी। वहाँ मुर्गी आपने कहा सस्ती। दोबारा आपको बुलाएं जब रेट गिरे, तो अल्लाह करे इंशाल्लाह, हम आपको अगले हफ्ते दोबारा बुलाएं अल्लाह और करे। ईद से पहले रेट बुला कम लें होने आपको। पे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। एक बार ईद से पहले अल्लाह करे ऐसे हालात हैं कि हम आपको बुलाएं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है ना वो ऐसा लग रहा है कि अवाम की दस्तरस में नहीं आ रही, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे वो पोल्ट्री के। आप गोश्त देख लेना शफात, मटन की गोश्त की कीमत 1300 रुपये के, और ऐसा लग रहा है जी कि जो कमिश्नर की जानिब से, जो कमिश्नर कराची की जानिब से जो एक रेट लिस्ट आती है, जो आवीज़ा की जाती है, वो उसका तो नामो निशान ही नहीं है, ना कोई चेक करता। खैर कल एक बड़ी अच्छी ऐप तो आई है, और अल्लाह करे जहाँ पे चीज़ें महंगे दामों में फ़रोख्त हो रही है वहाँ पर एक्शन लिया जा सके। बट शफात, अब मैं आज देख रही थी पेशावर के एक सिख भाई हैं, जी उन्होंने कहा मैं 11 महीने ना जी। मुनाफा कमाता हूँ, मैं इस महीने मुनाफा नहीं कमाऊंगा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना और लोग अच्छे तरीके से रमज़ान गुजार लेंगे। बिल्कुल जी। और दूसरी ये जानिब भी हमारे माशाल्लाह से देख लें हालात बाकी मुल्क जो बाकी आप देख रहे हैं जनाब, हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो कहते हैं जी इस एक महीने में 12 महीने की में कमाई हमारी ईद करनी अच्छी गुजरे, अगले की ईद का कुछ पता नहीं है। है। वही है ना, एक महीने में 11 महीने की कमाई निकालनी होती है उन्होंने, और अच्छी बात है वो उस बात को जस्टिफाई करने की, जी भाई यही महीना है, वो ये महीने के बाद अगला महीना आ जाएगा, उसके बाद अगला महीना आ जाएगा, दे चल आफ्टरवर्ड्स। मौसम की बात करते हैं जी। मौसम के हवाले से इतना बताएं कि पंजाब के बालाई इलाकों में तो आंधी भी चली है, झक्कड़ भी चले हैं, और थोड़ा मौसम जो है वो रोज़े ठंडे भी हो गए हैं, लेकिन अगर सिंध की बात करें तो वहाँ तो हालात ऐसे बिल्कुल नहीं नजर आए। बिल्कुल शफात, और स्पेसिफिकली जब जैसे आपने पंजाब की बात की तो लाहौर में परसों बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई है, और उससे एक दिन पहले भी रात गए बड़ी ठंडी हवाओं के साथ बारिश भी हुई है, तो वहाँ पे मौसम बेहतर हो गया। लेकिन अभी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूप है, तो आज का दिन वैसे वार्म है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी पंजाब के एरियाज़ हैं, मतलब जैसे अगर हमने खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में भी शफात देखा कि बड़ी गरज चमक के साथ बारिश हुई है, तो वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सर्दी फिर एक तरीके से लौट आई है। लेकिन इस अंदरूनी सिंध में हालात सर मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल जी। खैर आप यहाँ पे इतना बताते चलें कि पूरे सेंट्रल पंजाब में मौसम आइंदा आने वाले 24 घंटों में भी बिल्कुल चल रहेगा, कोई टेंशन नहीं है ऐसा इतनी खास। और खैबर पख्तूनख्वा में भी जनाब आंधियों की पेशगोई की जा रही है, कुछ इक्का दुक्का पहाड़ियों में बर्फबारी भी हो गई है, विच इज़ वेरी अनयूजुअल। लेकिन जनाब आपको पता ही है ना कि इस्लामाबाद तक जो इतना भी पहाड़ी सिलसिला है, विच इज़ लोअर हिमालयस विच गोज़ ऑल द वे अप टिल गिलगित बल्तिस्तान, इस सारे इलाके में मई और जून में भी कंबल रज़ाइयाँ निकल सकते हैं। सो यू डोंट नीड टू वरी, किसी भी टाइम जो है ना मौसम एक अंगड़ाई लेता है और कहता है चलो जी आज सर्दी, तो उसके बाद कहते हैं चलो आज गर्मी, गर्मी सर्दी खेल रहे होते हैं ये। लेकिन ये मौसम की सियासत चलती रहेगी।
اب ہم بات کرتے ہیں کی سیاست کی. بالکل شفاعت، ایک اہم سیاسی معاملے کے حوالے سے بات کریں گے، اور ہم بات ابھی کریں گے ہائی کورٹ کے اہم فیصلے میں، جہاں پر نون لیگ کے صدر شہباز شریف کی ضمانت پر رہائی کا جو معاملہ ہے وہ سمہاؤ لٹک گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ میں سے ایک جج نے ضمانت منظور جبکہ دوسرے نے مسترد کر دی، اور اس کے بعد اب فیصلہ جو ہے وہ ریفری جج جو ہے وہ کریں گے کہ بھئی ایگزیکٹلی کرنا کیا ہے. جی جناب، ہائی کورٹ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے یہ غالباً. ضمانت کے حق میں فیصلہ دینے والے جج جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے 10 صفحات کا فیصلہ تحریری فیصلہ جاری کیا، جبکہ جسٹس عزت جاوید کرل نے 14 صفحات کا اختلافی نوٹ تحریر کیا. جسٹس سرفراز ڈوگر نے فیصلے میں تحریر کیا کہ جناب ایک بھی ٹرانزیکشن شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں نہیں ہوئی، جبکہ کوئی ٹھوس ثبوت بھی نہیں ہے، تو اس بنیاد پہ کسی کو مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا. اور جو دوسرے جج صاحب ہیں ان کی رائے اس سے بالکل مختلف ہے. بالکل جی، ایک جج نے اگر 10 صفحات پہ مشتمل جو ہے وہ دیا تو دوسرے جو تحریری جواب ہے وہ تقریباً 14 صفحات پہ دیا ہے. جسٹس عزت جاوید نے اپنے جو اختلافی نوٹ جو کہ 14 صفحات پر مشتمل ہے اس میں لکھا ہے کہ شواہد کی روشنی میں شہباز شریف ضمانت کی رعایت کے حقدار ہی نہیں ہے، اور اثاثوں کی منی ٹریل پیش کی نہ ہی اساس آمدن کے مطابق ہے، تو چیمبر میں ضمانت مسترد کرنے کا اندیا بھی دیا تھا، اور انکار کے باوجود ساتھی جج نے اپنے طور پر ضمانت منظور کرنے کا اعلان کر دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ عدالتی تاریخ کا افسوسناک واقعہ ہے. معاملے سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بھی جو ہے اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. خواتین و حضرات، اس معاملے پہ مزید بھی بات کریں گے. جناب ہمارے ساتھ اظہر صدیق صاحب موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے ذرا اس معاملے پہ معاون خصوصی شہباز گل صاحب نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں. شہباز شریف صاحب کے پاس PS کی ڈگری ہے، جو کچھ لٹیا ہے میاں بیوی بچوں سمیت لٹیا ہے. شہباز شریف صاحب ہیں، وہ 1990 میں MNA بنے تھے، بیچارے کے پاس صرف 21 لاکھ روپیہ تھا، جو 98-97 اس میں یہ 1.5 کروڑ تھے. اب بڑے 2008 سے 2018 میں 1.5 کروڑ جو وہاں تھے وہ 2008 سے 2018 میں 73,280 لاکھ روز دا لاکھ روپیہ بھی شہباز شریف صاحب خرچن تے 73,000 دن چاہیے دینے. حمزہ شہباز صاحب کے جو ایسٹس ہیں وہ 2001 میں جو ڈکلیئرڈ ہیں وہ تقریباً 1 کروڑ 80 لاکھ ہیں، جو 2018 میں ہیں وہ 53 کروڑ ہیں. ابا جی دے اکاؤنٹ دے وچ ڈائریکٹ TT نہیں لگدی، بیٹے کے اکاؤنٹ میں آتی. سلمان شہباز جو ان کے خاندان کے سب سے انٹیلیجنٹ ہیں وہ بھی 21 لاکھ کے اندر ہی تھے 1990 میں. 2018 میں جو ڈکلیئرڈ اثاثے ہیں وہ 2,259 ملین کے ہیں. یہ 1.6 ارب اس میں فراڈ کا پیسہ ہے. ہمارے لیے بہت عزت کی جگہ ہے. نصرت شہباز صاحبہ تقریباً 30 کروڑ انہوں نے اپنے ایسٹ دکھائے، تقریباً 14 سے 15 کروڑ روپیہ 26 جعلی TTs کے ساتھ ٹرانسفر کیا گیا ان کو بھی. یہ میاں بیوی بچوں سمیت ایک ڈاکہ تھا. اور اس حوالے سے تھوڑی قانونی رائے جان لیتے ہیں، اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب. ان کو شامل گفتگو کریں گے. اظہر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے شام رمضان کو وقت دیا. اظہر صاحب، ابھی تو جو معاملہ ہے شہباز شریف صاحب کی رہائی کا وہ پڑ گیا کھٹائی میں. 2 ججز صاحب کے جو فیصلے تھے ان میں سے ایک نے مسترد کر دیا فیصلہ اور دوسرے نے جو رہائی دی. اب یہ معاملہ چلا گیا ریفری جج کے کورٹ میں. کتنا لمبا یہ ٹائم لگے گا اس میں اب سارٹ آؤٹ ہونے میں؟ دیکھیے، بنیادی طور پر اسے ہم سپلٹ ڈیسیجن کہتے ہیں. ایک جج نے ضمانت دیا ہے جو سینئر جج تھے، لیکن اس پہ اختلافات بہت اٹھا دیے ہیں کہ بیل دی نہیں تھی. نائب قاصد نے آ کر باہر بیل اناؤنس کی تھی، اور انہوں نے جو تفصیلی فیصلہ لکھا انہوں نے کہا کہ انہوں نے نہ باہر بیل کا کہا نہ اندر جو ہماری آپس میں بات کی ہوئی جسٹس اسد گرال صاحب نے. اب یہ معاملہ جائے گا ریفری جج کے پاس. آپ کو تاریخی یاد ہو، حدیبیہ کا کیس تھا 2014 کے اندر، جب نواز شریف صاحب کی حدیبیہ کی انویسٹیگیشن بند کرنے کا کہا تھا. ایک جج نے کہا تھا کہ ریفرنس کویش کر دیا تھا، دوسرے نے کہا تھا ری انویسٹیگیشن ہوگی. تو پھر ریفری جج کے پاس گیا تھا، ریفری جج نے بھی انویسٹیگیشن کویش کر دی تھی ساری. تو یہاں بھی یہ معاملہ ہے، جو ضمانت دی ہے ایک جج نے اور جس نے ریجیکٹ کی ہے، یہ معاملہ جائے گا چیف جسٹس کے پاس. چیف جسٹس آگے بھیجے گے ریفری جج کے پاس. اب ریفری جج ایک سنگل جج ہوگا. سنگل جج نئے سرے سے سارے آرگومنٹ سنیں گے دونوں سائیڈ کے، شہباز شریف کے وکلا کے بھی اور نیب کے وکلا کے بھی. اگر وہ کنونس ہو گئے، ویسے تو اسد گرال صاحب کا فیصلہ تفصیلی اس طرح کر کے منی لانڈرنگ اور باقی چیزیں اتنی ایویڈنس ریکارڈ پہ لے آئے ہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ مشکل کام ہوگا انہیں بیل ملنا. باقی رہ جائے گا کام ہارڈ شپ پہ یا میڈیکل گراؤنڈ پہ. وہ لہذا چونکہ انہوں نے یہاں میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر اور ہارڈ شپ پہ بحث غالباً نہیں کی ہے. اب وہ ان کے ساتھ جب معاملہ جائے گا اظہر صدیق صاحب، یہ آپ جو بات بتا رہے ہیں ہم اس حوالے سے بار بار بات کرتے رہے ہیں، لیکن ایک بڑا عجیب سا ٹرینڈ ہے.
تمام کیسز میں ابھی تک جب سے ماشاءاللہ حکومت آئی ہے اس میں ابھی تک جتنے بھی کیسز آئے ہیں وہ سارے کیسز چلتے جا رہے ہیں, حکومتی ترجمان ان پہ بات کرتے جا رہے ہیں, لیکن کوئی بھی کیس کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچتا. ہر کیس کسی ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا کے پھنس جاتا ہے, پھر اس کے بعد حکومت کہتی ہے ہم جیت گئے, اپوزیشن کہتے ہیں ہم جیت گئے. عوام کو کیا فائدہ ہے اس ساری ایکسرسائز میں؟ اچھا آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. پرابلم یہ آئی ہے ہمارے یہاں قانونی پیچیدگیاں اس طرح. چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں, 2018 میں نواز شریف صاحب کو ایون فیلڈ میں سزا ہوئی, پھر العزیزیہ میں ہوئی. اب وہ سزا ہونے کے بعد انہوں نے اپیلیں دائر کر دی. اب لوگ کرتے ہیں کہ ریکوری کیوں نہیں ہو رہی, ریکوری ہے کیا, انہوں نے جا کر پہلی بے ضمانت جب لی اس کے بعد وہ ملک سے باہر چلے گئے. 2 سال ہو گیا ہے وہ ملک سے باہر آ نہیں رہے اور ابسکونڈر ڈکلیئر ہو گئے ہیں. جب تک وہ یہاں نہیں ہوں گے وہ اپنا اپیلیں کیسے سنی جائیں گی, اور اپیلیں جب تک سپریم کورٹ تک ڈیسائیڈ نہیں ہوتی نا تب تک یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. اور ضمانت ہو جانے سے یہ نہیں ہے کہ کیس سارے ختم ہو گئے, یہی ایک کنفیوژن کر رہی ہے اپنا جنریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ضمانتیں ہو جائے تو کیس ختم ہو جائے. ضمانتیں ہونے سے کیس ختم نہیں ہوتا. یہاں تو دہشت گردوں کو ضمانتیں مل جاتی, قاتلوں کو ضمانتیں مل جاتی ہیں. اصول بڑا سمپل سا, یہاں سمپل جا وے آؤٹ ہے کہ ٹرائل ڈے ٹو ڈے چلنے چاہیے. ٹرائل یہ چلنے نہیں دیتے. آپ رانا ثناءاللہ کا معاملہ اگر دیکھ لیں, رانا ثناءاللہ نے 2019 سے اب تک فرد جرم ہی عائد نہیں ہونے دی, اور یہاں اگر معاملہ چلنا شروع ہوا تو نیب کورٹ کے ججز ٹرانسفر ہو گئے. اب اس میں نیب کیا کر سکتی ہے یا باقی لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ 40 کوٹے بنانے کا کہا ہے سپریم کورٹ نے. وہ کوٹے اگر بن جاتی ہیں تو پھر ڈے ٹو ڈے ٹرائل شروع ہو جائیں گے. جب اللہ کرے جی یہ کورٹ جلدی بنے, کیونکہ عوام جو ہے نا وہ بڑی شش و پنج میں مبتلا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے احتساب کے لیے ووٹ دیا ہے, ہم نے ان چیزوں کے لیے ووٹ دیا ہے, لیکن مقدمات ایک خاص پوائنٹ سے آگے بڑھتے نہیں ہیں, وہاں جا کے پھنس جاتے ہیں, اور پھر ترجمان اور دوسری طرف اپوزیشن ترجمان آپس میں صرف سیاسی نوک جھونک کرتے رہتے ہیں. بہت شکریہ جناب. اظہر صدیق صاحب, ایڈوکیٹ صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم بات کر رہے تھے جناب میاں شہباز شریف کی مبینہ ضمانت کے حوالے سے. چھوٹے سے بریک کا وقت ہو گیا, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو شام رمضان. اور اب ہم بات کریں گے کرونا کی تیسری لہر کے حوالے سے, جو کہ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے. گزشتہ دنوں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی کی جانب سے ایک تحقیق کی گئی تھی جس میں کراچی کے مختلف علاقوں سے تقریباً 75 افراد کے نمونے لیے گئے تھے, اور ان میں سے کرونا کی برطانوی اقسام کے 50 کیسز سامنے آئے تھے. اب ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ 25 کیسز میں کرونا وائرس کے جنوبی افریقی اقسام کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے. اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اگر ہم نمبرز آپ کے ساتھ ڈسکس کریں تو وہ بہت تشویشناک ہوتے چلے جا رہے. تقریباً 149 افراد کرونا کی وجہ سے جاں بحق ہوئے. سر جی جناب, صورتحال بہت تشویشناک ہے. پاکستان میں اب ساؤتھ افریقن ویریئنٹ اور برطانوی ویریئنٹ, یہ دونوں طرح کا کرونا وائرس موجود ہے, اور اس سے پہلے جو چائنیز ویریئنٹ تھا وہ تو آلریڈی پاکستان میں موجود ہی ہے. کیا وجہ ہے, کیوں پاکستان میں ابھی جو صورتحال ہے وہ کس نوعیت کی ہے, اور کیوں کرونا کی تھرڈ ویو کسی طرح سے لپیٹ میں, کسی طرح سے کنٹرول میں نہیں آ رہی, کیوں کچھ شہروں میں ابھی بھی مسلسل 20% سے اوپر کی پازیٹیوٹی ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سہیل اختر صاحب موجود ہیں جناب, جو کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے پلوامہ کی, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. سر پہلے تو ذرا یہ بتائیے گا, مسلسل بڑی تیزی سے کیسز سامنے آ رہے ہیں, پہلی 2 ویوز کے مقابلے میں یہ ویو کیا زیادہ خطرناک ہے؟ تیسری لہر کووڈ کی جو اس وقت پاکستان اور دنیا کے بیشتر ممالک کو اپنی لپیٹ میں لی ہوئی ہے, اس میں سیکنڈ ویو کے بنسبت مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اس لہر کے مریضوں کا پہلے کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہونا یا کم ہونا, اس کے تو کوئی ثبوت نہیں ہے. البتہ اس ویو میں کچھ نئے سٹرینز, وائرس کے جو نئے سٹرینز ہوتے ہیں, یو کے ویریئنٹ ہے, یہ ساؤتھ افریقن ہے, اور کچھ دیگر, ان کے بھی بہت سے کیسز کا ثبوت ملا ہے پاکستان میں. ان کی صرف ایک بات قابل ذکر ہے, وہ ہے تیزی سے پھیلنے کی خاصیت. اگرچہ کہ کرونا وائرس پہلے بھی بہت تیزی سے پھیلتا تھا, لیکن یہ نئے سٹرینز غالباً زیادہ تیزی سے ایک سے دوسرے کو لگ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہر وقت کے گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ساتھ لوگوں کی احتیاط کا مادہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے.
पहले भी हमारे मुआशरे में कोविड के खिलाफ कोई ज़्यादा SOPs की बिल्कुल पाबंदी डॉक्टर नहीं हो साहब, रही क्योंकि थी। एक उसमें कहीं ना कहीं वजह ये भी लोग कहते हैं जी अब तो वैक्सीन आ गया, तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमने वैक्सीन लगवा ली है ना तो हम महफूज हो गए हैं, अब हमें कोरोना नहीं होगा। लेकिन वो ये शायद नहीं जानते कि वो कोरोना ट्रांसफ़र ज़रूर कर सकते हैं, चाहे उनको कोरोना कोई ख़ास ख़तरनाक नुकसान ना पहुँचाए। जैसे वैक्सीन मार्केट में दस्तयाब है, लोगों का समहाउ रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है और लोगों का और तहफ़्फ़ुज़ात भी क्या है इस वैक्सीन से, ये बताइएगा। वैक्सीन काफ़ी जद्दोजहद के बाद, तगदो के बाद दस्तयाब हो गया है। दुनिया के तमाम ममालिक में हो गया है, पाकिस्तान में भी हो गया है। 2 महीने से ज़्यादा वैक्सीन को प्रोक्योरमेंट के साथ, फ्री अवेलेबिलिटी के साथ पाकिस्तान में हो गए हैं। लेकिन अफसोस ये होता है कि इसकी अपटेक में, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी में, लोगों को वैक्सीन लगवाने के रुझान में कोई ज़्यादा तेज़ी नहीं देखी गई। आम अफराद से बात करें तो उनका यही जवाब मिलता है। गवर्नमेंट की फिगर्स भी यही हैं कि तकरीबन 25 लाख से ज़्यादा की तादाद में वैक्सीन डोजेज़ आई, लेकिन 2 दिन पहले तक की रिपोर्ट है कि 15 लाख के करीब डोजेज़ इस्तेमाल में आई। यानी अगर एक शख्स को 2 डोज लग रही है तो आप तकरीबन समझ लें कि 8 लाख अफराद पाकिस्तान में अभी तक वैक्सीनेटेड हुए हैं। ये इंतहाई कलील तादाद है और पूरी आबादी का 1% से भी कम है। याद रखिए, जब तक 70% लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाते जो एलिजिबल होते हैं आबादी के, हर्ड इम्यूनिटी जिसको कहते हैं, जो हमारी मेन उम्मीद है कि अगर वायरस कम्युनिटी में हो भी तो आम तादाद में लोगों को अफेक्ट ना करे, उसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। उसके लिए आपको 60 से 70% कम से कम लोगों को इम्यूनाइज होना ज़रूरी है। और हमारी परसेंटेज जो है वो 1% से भी कम है। ये एक बहुत तशवीशनाक बात इसलिए है कि अगर इसको तेज़ी से वैक्सीनेट नहीं किया गया पॉपुलेशन को, तो हम इसी तरह बीमार होते रहेंगे और खुदा न खास्ता अमवात होती रहेंगी। बहुत जी, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे और बता रहे थे कि किस तरह से ये मामला आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर एक अहम खबर शामिल करते चले, मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा फ़िरदौस आशिक़ अवान साहिबा का एक ट्वीट सामने आया है। उस ट्वीट के सामने आने पे मोहतरमा फ़िरदौस आशिक़ अवान साहिबा का कहना है कि आज सुबह एक जत्थे ने नवाकोट में पुलिस स्टेशन पे हमला किया और इस हमले में रेंजर्स और पुलिस के एहलकार महबूस हो गए और 6 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए। आपको बताते चले जनाब, इस मरकज़ में हमले के लिए 50,000 लीटर का ऑयल टैंकर भी रखा गया था। यहाँ पर आपको बताते चले कि मोहतरमा फ़िरदौस आशिक़ अवान का कहना है कि इस हमले में रेंजर्स और पुलिस के एहलकार पुलिस स्टेशन के अंदर महबूस हो गए। जत्थे ने पेट्रोल बम और तेज़ाब की बोतलों के साथ नवाकोट पुलिस थाने पे हमला किया और इस हमले के बाद वहाँ मौजूद अमला अपने अमले समेत वहाँ महबूस हो गया। इस दौरान वो तमाम हमलावर जत्था 12 पुलिस एहलकारों को अपने साथ भी ले गया। ये बड़ी अहम खबर है जो कि मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात और वज़ीर आला पंजाब के लिए जो है फ़िरदौस आशिक़ अवान साहिबा, उनकी जानिब से ये ट्वीट सामने आया है। और अब लेंगे छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शाम रमज़ान। और अब हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान की क्या बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी एक इस्लामिक ऐप, जिससे आपको आपके कोई भी सवाल हो, कभी आप कुरान पढ़े होते हैं, आपको तफसीर से मुतालिक कोई भी आपका सवाल हो, या फिर कुछ आपने सोचा होता है कि जी मुझे झूठ से मुतालिक कोई आयत का रेफरेंस चाहिए, मुझे किसी हदीस का रेफरेंस चाहिए, तो मैं कहाँ से सर्च कर सकता हूँ? तो सबको पता है जनाब कि एक ऐसा सर्च इंजन मौजूद है जिसमें 23 ज़बानें, 23 ज़बान जो हैं, इसमें आपको मफ़हूम से लेके हर चीज़ जो है आपको इस ऐप के थ्रू मिल जाएगी। जी जनाब, इसमें तमाम हदीस का जितना भी ज़ख़ीरा इस वक्त तक मौजूद है वो तमाम इस ऐप में मौजूद है। और इस ऐप के हवाले से मज़ीद जितनी बात करेंगे वो हम मेरे ख्याल में कम ही करेंगे, क्योंकि इस ऐप के लिए जो मुनासिब आदमी है वो इस ऐप का फाउंडर है जनाब ज़ाहिर हुसैन छिपा साहब हमारे साथ मौजूद है। जनाब, क्रिएटर इस्लाम 360 इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी ऐप के खालिक हमारे साथ मौजूद है। सर, सच एन ऑनर टू अगेन हैव यू ऑन द शो। सर, बताइएगा क्या नए अपडेट्स आए हैं इस ऐप में? बेसिकली इसमें शफात भाई जो अपडेट हमारे पास आ गए उसमें सबसे बड़ा अपडेट क्या है कि कुरान करीम में जो हम पढ़ते हैं, हमने काम ये किया है कि जहाँ पर एक ऑप्शन रखा है टॉपिक्स का,
अच्छा, کہ آپ جب اس ٹھیک ہے۔ آیت کو پڑھتے ہیں کہ اب قرآن حکیم کن کے لیے ہدایت کن کے لیے ہے، ہدایت؟ اگلی آیات جتنی بھی آ رہی ہیں وہ اس ٹاپک سے ریلیونٹ ہے. جیسے ہی ٹاپک چینج Incredible. ہوگا اب اس کا بینیفٹ یہ ملتا ہے کہ ہم پہلے سے پرسپشن بنا لیتے ہیں کہ ہدایت سے محروم کون ہوتے ہیں. اب اگلی آیتوں کا ذکر یہی چلے گا، منافقانہ کردار اس کے بعد کیا ہے. یعنی اس کا بینیفٹ یہ ملتا ہے کہ ہم جو آیات پڑھتے جائیں گے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اگلی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ اس چیز کا ذکر ایسے ہی کر رہا ہے. یعنی اب اس کے بعد اس کے اندر ہم نے ایک اور کام کیا کہ سیرت النبی کو ہم نے اس میں اور ایڈ یہ کیا. ایک منٹ، یہ ہر صورت کے حساب سے چلے گا، نہیں ایسے نہیں کہ جو ایک ٹاپک، کیونکہ ایک ٹاپک کئی صورتوں میں ڈسکس ہوا ہے. طلاق کا موضوع کئی صورتوں میں ڈسکس ہوا ہے، سورۃ النساء میں الگ ہے، سورۃ طلاق میں الگ ہے. تو یہ صرف اس ایک صورت میں بتائے گا کہ موضوع کہاں پہ اگلی بات کیا ہو رہی ہے. ہوگا یہ کہ اگلی 3 آیتوں میں یا 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کس موضوع کے متعلق بات کریں گے. صحیح. تو یہ ہر صورت میں الگ الگ چینج ہوتا جائے گا. طلاق کا ذکر سورہ طلاق میں بھی موجود ہے، سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے. اور واہ، احادیث واہ. ایڈ کرنا چاہیں تو سیم احادیث کے اندر بھی، جیسے ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ احادیث میں جھوٹ کے متعلق ڈھونڈنا چاہتا ہوں. کچھ بھی نہ کیجئے، جس یہ سرچ کا بٹن پریس کیجئے اور میں یہاں پر اردو میں ٹائپ کر دیتا ہوں یہ آپ جھوٹ. آڈیو سے بھی کر سکتے ہیں. جی سیم یہی کام آپ اپنی آڈیو سے بھی کر سکتے ہیں. یہ میں نے یہاں پر جھوٹ ٹائپ کر دیا. لیکن جھوٹ میری کے متعلق- ریکمنڈیشن ہے کہ آڈیو سے سرچ نہ کریں کیونکہ ایپ کے اوپر لوڈ بہت زیادہ آ جاتا ہے. نہیں، وہ لوڈ آنے کے باوجود آپ ذرا دیکھیے گا، ARY پہ آیا ہوں، حدیث میں تلاش کر دیں گے. آپ کون سی حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ ترمذی. آپ سنن ترمذی میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ Wonderful. جھوٹ. واو. اور اگر یہ کیمرہ فوکس کر سکے تو یہ 46 احادیث ہیں Wonderful. جس کے متعلق جھوٹ کا ذکر موجود ہے، اور ساری اس میں صحیح، ضعیف اور یہ ساری چیزیں. ایسے اس کو رکھیے فون گا. آپ ایسے ہی رکھیے. خواتین حضرات خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے. میں نے یہ وائس کی ریکگنیشن کی بات اس لیے کی کیونکہ بہت ساری ایپس میں جب وائس ریکگنیشن کی بات آتی ہے تو وائس ریکگنیشن ہیوی ہو جاتی ہے، ایک ساتھ بہت سارے الفاظ سرچ نہیں کیے جا سکتے. لیکن اس ایپ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ انٹیلیجنٹ ہے. اس نے خود آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے پہلے ڈیٹیکٹ کیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کس موضوع کے بارے میں بات یہ کر رہے ہیں. کہیے گا کہ ماشاءاللہ سے جب لاسٹ ایئر آپ ہمارے پاس آئے تھے آپ کے پاس 19 لینگویجز تھیں، اب آپ کے پاس 23 لینگویجز ہیں. لینگویجز تو ماشاءاللہ سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، لیکن اور کیونکہ ہر سال میرا اور آپ کا ہر رمضان میں ساتھ ضرور ہوتا ہے، ہر سال جب آپ سے ملتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں کہ اور بیش بہا چیزیں اس میں ایڈ ہو گئی ہیں. اس سال کیا کچھ نیا اس میں ایڈ ہوا ہے؟ دیکھیں اس میں ہم نے سیرت النبی ایڈ کیا ہے، اس کے اندر یہ ٹاپکس ایڈ کیے ہیں، اس میں پورا یوزر انٹرفیس چینج کیا ہم نے. ایون میں مزے کی بات آج آپ کے فلور پہ کہہ کے جا رہا ہوں، اور کمال ہم 3 کام کر رہے ہیں. کمال 3 کام یہ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کا 104 زبانوں کا سرچ انجن بنا رہے ہیں، جس میں سے 23 زبانیں الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں. دوسرا کام ہم یہ کر رہے ہیں، آپ کا موبائل فون آپ کے فیس کو ڈیٹیکٹ کر کے ان لاک ہو جاتا ہے. ہم یہ ڈیٹیکٹ کر لیں گے کہ آپ کا موڈ کیسا ہے. آپ خوش اٹھے ہیں تو ہم آپ کو 3 شکر کی آیتیں بھیج دیں گے. آپ پریشان اٹھے تو ہم آپ کو 3 صبر کی آیتیں بھیجیں آپ گے. حیران اٹھے تو وہ 7 موڈ ہوتے ہیں پورے انسان کے جسم میں، وہ ہم یہ نوٹ کر کے آپ کو بھیج دیں گے. اور کمال کی چیز یہ ہے کہ اس کا 72% ٹارگٹ ہم اچیو کر چکے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. کتنے لوگ ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں آپ کو؟ اس اپلیکیشن کو اس وقت 11.6 ملین ڈاؤن لوڈز ہیں. واو. اسلامک ورلڈ کی میں مدیہ سب سے بڑی اپلیکیشن ہے. اور میں ایک بات ضرور اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ زاہد حسین چھیپا جو آج آپ کے سامنے یہ اپلیکیشن لے کر کھڑا ہے اسلام 360 کے نام سے، زاہد حسین چھیپا ٹھیلے پر کیلے بیچا کرتا تھا. اور میں، میری امی، میرا بھائی جس اسکول میں جا کے شام کو صفائی کرتے تھے، صبح اسی اسکول میں پڑھتا تھا. اور یہ کہنے کے لیے بہت آسان بات ہے کہ آپ کے برابر میں بیٹھا اللہ ہوا. آپ کو جزائے خیر دے. وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے لیکن جو آپ نے کارنامہ کر دیا یہ بہت طویل عرصے تک بٹ ہم لوگ آپ کو سکسیس یاد اسٹوری پہ رکھیں. آپ کے ساتھ ایک شو ضرور کریں گے، ضرور کریں گے تاکہ ہمارے دیکھنے والے بچوں کو جو نا وہ حوصلہ ملے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب شام رمضان میں. اور اس معاملے میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جناب اسلام 360 اسلامی دنیا کی سب سے بڑی اپلیکیشن کی جو اب تک
1 करोड़ से बिल्कुल साथ में ज़ायद लोग डाउनलोड कर बिल्कुल शफात है, तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद अफराद जो ये इसको डाउनलोड भी कर चुके हैं। और साथ में अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो स्पेसिफिकली अगर हम कराची की बात करें तो कराची को सेफ सिटी बनाने का एक प्रोजेक्ट है जिसकी सैयद मुराद अली शाह साहब ने, जो कि वज़ीर आला सिंध, उन्होंने मंजूरी भी दे दी है। 3 मराहिल में ये काम होगा। और साथ में चीनी के हवाले से हम बात करेंगे कि चीनी बिल्कुल नायाब होती चली जा रही है। इसी वाले से बात करने के लेकिन पहले नजर आ लेते हैं टॉप स्टोरीज। जी तो टॉप स्टोरीज आपने जानी और अभी सबसे पहले हम बात करेंगे कि कराची को सेफ सिटी बनाने के मंसूबे के हवाले से वज़ीर आला सिंध ने इस मंजूरी पे दे दी है मंजूरी और 30 अरब रुपए की लागत से कराची के लिए सेफ सिटी का मंसूबा शुरू होगा, जिसमें शहर में 3 मराहिल में 10,000 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और आइंदा माली साल से शुरू होने वाले हर मरहले को 12 माह के अंदर मुकम्मल भी किया जाएगा। पहले मरहले में शहर के तमाम रास्तों और जिला जनूबी में कैमरे लगाए जाएंगे, जबकि दूसरे और तीसरे मरहले में 6 अजला में कैमरे लगाए जाएंगे। एक बड़ा ही ज़बरदस्त मंसूबा है जनाब। कराची में बड़े अरसे से बात की जा रही है कि वो सेफ सिटी का मंसूबा कहाँ है, जो कि 2011 से सुनते आ रहे हैं कि जी इस साल शुरू हो जाएगा, अगले साल शुरू हो जाएगा। 2013 से तो खैर बाज़ाब्ता तौर पे इस पर बातचीत चल रही है और लेकिन अब फाइनली ये जनाब अब इसकी मंजूरी मिल गई है और इसके लिए जो मंसूबे के लिए पैसे इकट्ठे मुख्तस किए गए हैं, उसके बाद 10,000 कैमरे पूरे कराची में नस्ब किए जाएंगे। सेंट्रल कमांड सेंटर के ज़रिए उनको सबको ऑपरेट भी किया जाएगा और इनमें से बहुत सारे कैमरास जो हैं वो वायर्ड होंगे और बहुत सारे अनवायर्ड होंगे। बिल्कुल शफात। और इस वक्त अगर देखा जाए तो शहर में 538 मकामात पर 2,196 कैमरे ऑलरेडी नस्ब पर, उनमें से 1201 KMC, 198 महकमा IT और 155 सिंध पुलिस के हैं। इसी वाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी। सलमान, ये बताइएगा कि शहर में 10,000 कैमरे लगाए जाएंगे, मंसूबा क्या है, कब तक की डेडलाइन है, क्या कहा जा रहा है, कब तक कंप्लीट कर लिया जाएगा? देखिए, मंसूबा तो अभी आगाज़ नहीं हुआ, ये एक प्रपोजल है और जिसको मंजूर कर लिया गया है। पहला जो फर्स्ट फेज़ है उसमें कराची के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते, जिस तरह सुपर हाईवे है, नेशनल हाईवे है, हब रोड है, इस तरह जितने भी कनेक्टिंग शाहरा हैं जिससे कराची के दाखिली आने वाले और जाने वाले तमाम रूट्स को मॉनिटर किया जाएगा। ये तमाम कैमरे 8 मेगापिक्सल के होंगे, जिससे ना सिर्फ गाड़ी के नंबर प्लेट बल्कि चेहरों की शनाख्त भी अमल में लाई जा सकेगी। कराची में इस वक्त जो 2000 के करीब कैमरे लगाए गए हैं उसमें वाक़या तो रिपोर्ट हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन उसमें किसी की शनाख्त नहीं हो पाती। कैमरों की मेगापिक्सल खासे कम है। अहम शाहराहों पर कुछ अच्छे बेहतर कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन जो बेशतर कैमरे लगे हुए हैं 2000 में से वो 2 मेगापिक्सल के हैं, उसमें किसी की भी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती। चुराए में पकड़ने में उनमें कोई खातिर ख्वाह कामयाबी भी नहीं मिल पाती। अब जो पहला फेज़ है वो साउथ जोन में लगाए जाएंगे, उसका आगाज़ किया जाएगा। कराची के साउथ जोन में जो डिफेंस, क्लिफ्टन और इसके अतराफ़ के इलाके आते हैं। अहम बात यह है कि कराची में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रीट क्राइम है वो ज़िला ईस्ट या ज़िला वेस्ट में रिपोर्ट होता है, लेकिन साउथ जोन से इसका आगाज़ क्यों होने जा रहा है? चले आगाज़ ही होने जा रहा है, ये एक अच्छा इकदाम है। और इनके कैमरों की मेगापिक्सल की बात की जाए तो ये 8 मेगापिक्सल के होंगे, जिसमें बाकायदा तौर पर मुल्ज़िमान की शनाख्त भी हो सकेगी, गाड़ियों के नंबर प्लेट भी वाज़ेह तौर पर देखे जा सकेंगे। अहम बात यह भी है कि इनको कमांड एंड कंट्रोल से मुंसलिक किया जाएगा, हर किस्म की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। एक अच्छा इकदाम है जिनका आगाज़ होने जा रहा है, लेकिन साउथ जोन से होगा। और जैसे आपने कहा जनाब प्रपोजल है और प्रपोजल मंजूर कर लिया गया है, तो उम्मीद करते हैं जनाब अब ये मंसूबे में, अमली मंसूबे में भी कन्वर्ट हो जाएगा और इंशाल्लाह कराची में ये कैमरे नस्ब हो जाएंगे। बिल्कुल शफात, बहुत शुक्रिया जी। सलमान लोधी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद। नंबर एक स्कीम ये भी आई थी कि जी गाड़ियों में जो नंबर प्लेट लगेगी उसके अंदर भी चिप होगी। जी जी, इट्स बीन मोर देन अ ईयर, लेकिन वो अभी तक जो गाड़ियों में चिप लगने की, जो क्योंकि उसमें था ना कि जो गाड़ियां अगर चोरी होंगी तो वो भी बच सकेंगी क्योंकि चिप उसके अंदर किसी नस्ब होगी। और वो सिर्फ कराची सिंध में जो गाड़ियां हैं उनके अंदर जो नंबर प्लेट होगी उसी में वो जो चिप है वो नस्ब होगी। लेकिन अभी समहाउ वो मंसूबा भी हमें देखने में नहीं आया। और अगर वैसे वो मंसूबा आ जाता है उससे मदद ये होगी कि कराची में जिस हिसाब से यहाँ पे गाड़ियाँ चोरी होती हैं, क्योंकि कराची से निकलने को 1-2 रास्ते नहीं, तकरीबन 36 रास्ते हैं कराची से निकलने के, तो वो गाड़ियों की जो चोरी है वो रुक सकेगी। मतलब बड़ी बड़ी दहशतगर्दी कार्रवाइयां रुक सकेंगी। जो कराची की नंबर प्लेट्स का मामला है इस पर तो खैर हुकूमत को याद दहानी करानी चाहिए। फिलहाल मामला ये है कि शहर में जो क्राइम्स होते हैं उनमें, जैसे कि हमारे रिपोर्टर, हमारे नुमाइंदे बता रहे थे, लोग डिटेक्ट नहीं हो पाते, उनकी शक्लों की शनाख्त नहीं हो पाती। इन कैमरों के जरिए उसमें मदद मिलेगी। खैर अब जनाब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में जनाब अभी तक तो खैर हम देख रहे थे कि लोग खड़े होके लाइनों में लगे हुए थे, लेकिन अब से कुछ देर पहले एक तस्वीर जनाब सामने आई जिसमें अब लोग चीनी के लिए जो लोग खड़े हुए थे उनको कुर्सियां फराहम कर दी गई हैं, तो अब वो बैठ के
लाइनों में मुंतजिर है। लेकिन इतना एहसन इकदाम, बहुत बड़ा इकदाम है जी। ये देखें, ये लोग बैठे हुए हैं, चले वैसे एक तरह से चीनी मिल रही है उनको, और क्या चाहिए आपको? मुझे लगा पता नहीं वैक्सीन के लिए, बट चले शफात एटलीस्ट मिल तो रही है चीनी में। तो इस बात पे इन्होंने देखिए इतना अच्छा काम किया कि गर्मियां हैं और गर्मियों में जब लोग वहाँ पे जाएं तो उनको लंबी लंबी कतारों में लगना पड़े, क्योंकि उमूमी तौर पे शफात कौन निकलता है? घर की खवातीन निकलती है जिन्होंने घर की ग्रोसरी खरीदनी होती है, या घर के मर्द हज़रात निकलेंगे। लेकिन मदिया आप ये देखें, आप अगर चीनी लेने जाएंगी वहाँ पे तो आपको अपना शनाख्ती कार्ड देना पड़ेगा और बाद में ऐसे अंगूठे पे निशान भी लगवाना पड़ेगा पोलियो के कतरों की तरह। मुझे लग रहा है शफात डिस्करेज की भी एक तरह से किया जा रहा है, क्योंकि देखिए ना शुगर आपके लिए बहुत बुरी है। तो जब आप जाएंगे यहाँ पे 1.5-2 घंटे जब आप इंतजार करेंगे तो लोग उससे बेहतर कहेंगे भी मैं फीकी जिंदगी गुजार लेता हूँ, मैं फीकी चाय पी लेता हूँ, मेरी तमाम तर चीजें फीकी ठीक है। मैं सवैयाँ भी जो है वो शायद फीकी, अल्लाह ना करे वैसे सवैयाँ फीकी खाने को मिले, क्योंकि जो चीनी के जो रेट्स हैं शफात वो समझ में नहीं आ रही। 65 रुपए की चीनी जो है वो मिलनी थी। हमारे नुमाइंदे, हमारे यार मोहम्मद हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनको जरा शामिल करते हैं, उनसे जरा पूछते हैं कि क्या उनके तासुरात हैं, कैसा उनको महसूस हो रहा है और क्या सूरत हाल वो देख रहे हैं शहरी उनके इर्द गिर्द। यार मोहम्मद बताइएगा जी। देखिए शफात, इस वक्त मैं शादमान रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ। जैसे ही इस बाज़ार के अंदर मैं एंटर हुआ था, या कोई भी शख्स जब एंटर होता है तो यहाँ पे जब कुर्सियाँ देखी उन पे जो बड़ी तादाद में मर्द व ख़वातीन बैठे हुए थे, लग रहा ऐसे था वो किसी का खिताब सुन रहे हैं। लेकिन जब हमने आके यहाँ पे उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे चीनी लेने आए हैं और 65 रुपये की 2 किलो चीनी दी जाती है, जिसकी कीमत 130 रुपये बनती है। और अंगूठे पे निशान ऐसे लगाया जाता है जैसे किसी शख्स ने वोट डाला है या पोलियो के बच्चे ने को कतरे पिए हैं। ओवरऑल सिनेरियो ये है कि लोगों ने जो रुख किया है वो रमजान बाजारों का अब बड़ी तादाद में किया है। अच्छा यार मोहम्मद ये बताएं, एक तो देखिए ना मतलब गर्मियों के रोजे लोग यहाँ पे चीनी खरीदने के लिए आ रहे हैं, कोई भी शख्स जब यहाँ पे चीनी खरीदने आता है उसको कितनी लंबी कतार का वेट करना पड़ता है, उसको कितने घंटों की दगोदो की बाद चीनी मिलती है, ये भी बता देती। देखिए मदीहा, यहाँ पे लंबी लंबी कतारें पहले 2 से 3 रोज़ देखी गई थी, लेकिन अब सिटिंग का अरेंजमेंट की गई है मुख्तलिफ बाज़ारों में और वहाँ पे भी जो मर्द व ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है जिनको अंगूठे पे निशान लगाया जाता है जब उनको चीनी फ्राहम की जाती है तब। और ये कहा जाता है कि 2 दिन से पहले आपने वापस आके चीनी नहीं लेनी। ओवरऑल 3 रेट्स पे पंजाब में चीनी दस्तयाब है। 65 रुपये रमज़ान बाज़ारों में दस्तयाब है, जबकि ब्लैक मार्केट में 100 रुपये फ़ी किलो चीनी जो है सेल हो रही है। इसी तरह जो हुकूमत का सरकारी रेट है वो 85 रुपये है, लेकिन उसके लिए आपको यूटिलिटी स्टोर पे 1500 रुपये की शॉपिंग करनी पड़ेगी, फिर आपको 85 रुपये रेट पे 2 किलो चीनी। और अच्छी बात ये है कि जो लोग चीनी खरीदने आए हैं इनको किसी किस्म के इम्तिहान से नहीं गुजरना पड़ता। ऐसा नहीं होता कि उनको पहले पर्चा दिया जाए, पर्चे में वो सवाल करें, उसके रिजल्ट की बुनियाद पे उनको इनाम में चीनी मिले, वो वैसे ही मिल जाती है। तो ये एक अच्छी बात है। बट एनीवे कुछ तो हो रहा है जी, आवाम को कोई एक चीज़ सस्ती मिल रही है, भले शनाख्ती कार्ड में मिल रही है, बल्कि कोई तो एक ऐसा इकदाम हो रहा है जिसकी तारीफ करनी बिल्कुल जनाब लाजिम है, बायद है हम पे। बहुत शुक्रिया जी, यार नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और हमने जनाब मनाजिर देखे लाहौर के जहाँ पे लोग 1 किलो या 2 किलो चीनी के लिए वो आते हैं, 2 किलो चीनी के लिए अंगूठों पे निशान। जो रिश्तेदारों के घर जो मिठाई भिजवानी होती है ना, केक भिजवानी होते हैं, आप वो मत भिजवाएं। अच्छा। और आप सिंपल उनको भिजवाना शुरू कर दिया अब चीनी, क्योंकि अच्छा। देखिए चीनी से इस वक्त ज्यादा नायाब चीज कोई भी नहीं है। वो कहेंगे यार आप लोगों ने स्मगलिंग शुरू कर दिया। एग्जैक्टली, मतलब स्मगलिंग, क्योंकि शफात चीनी के जो इस वक्त हसूल की भी जो सूरत हाल है ना वो हमारे सामने है। मेरे ख्याल से अच्छी बात है, एक तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पे डिस्करेज भी होंगे। लोग कहेंगे कि जी हमने अगर आके हर 2 दिन के बाद आपको इस प्रोसेस से गुजरना होगा। यार मोहम्मद अभी बता रहे थे ना कि बोला गया है कि 3 दिन से पहले आप दोबारा यहाँ पे नहीं आएंगे, तो फिर खवातीन और मर्द हज़रात इस बात पे रेडी हो जाए कि भाई हमें 3 दिन बाद ही आधे कागज उठा के उधर करती हैं, आगे क्योंकि मुझे एकदम बताया गया जी कि आपने फलाने नंबर की जरा पिज़्ज़ा बात कर ले, तो मैं वो ढूंढ रही हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि लोग जरा यहाँ पे एक चीज़ ज़हन में रखें, ये जो चीनी के हसूल के हवाले से मामला आ रही है, ये सस्ती चीनी के लिए है। वो चीनी जो कि डिस्काउंटेड रेट पे, तो वो वैसी ही थोड़ी होती है। जो मार्केट रेट है वो अभी भी मार्केट में चीनी अवेलेबल है, तो मार्केट रेट पे अगर आपने चीनी खरीदनी है तो आप किसी भी स्टोर पे जाके कर सकते हैं। तो खुदा रहा इस पे सियासतबाजी और वो सियासतबाजों का जो आगे एक वो माहौल बनता है उससे ज़रा गुरेज करें और उसमें खुद को इन्वॉल्व ना करें। ये वो चीज़ है जो कि मार्केट रेट से 35 रुपये कम दस्तयाब है, 35 रुपये कम दस्तयाब है। इस वजह से इस चीनी के लिए इस सारे मामले पर थोड़ा मामला है। आगे चलते हैं जनाब, बिल्कुल बात आगे बढ़ते हैं। जरा सियालकोट के हवाले से बात कर लेते हैं। सियालकोट में इफ्तारी के लिए पसंद की जाती है निहायत ही ज़बरदस्त चटपटी किस्म की चिकन कचौरी, जो कि मुख्तलिफ मसालों से तैयार की जाती है। ये चिकन कचौरी वैसे डिफरेंट देखा, चिकन की कचौरी भी होती है, बीफ की कचौरी भी होती है, लेकिन जो सियालकोट में खाई जाती है, जो पसंद की जाती है, डैट इज कि
चिकन कचौरी की मेरे ख्याल में इसका नाम तब्दील कर देना चाहिए, टंग ट्विस्टर क्या इसका नाम होना चाहिए रोमांटिक चिकन कचौरी। क्यों? वो आपको इतनी चटपटी। चले जी, जरूर जी, देखते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर जावेद भट्ट हमें इस हवाले से बता रहे हैं। जी बिल्कुल, माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में अफ्तारी का खुसूसी तौर पर अहतमाम किया जाता है। घरों में और बाज़ारों में खुसूसी तौर पर चटपटे किस्म के पकवान तैयार किए जाते हैं, मुख्तलिफ डिशेज़ तैयार की जाती हैं, जिनमें समोसे, पकोड़े, दही भल्ले, उसके अलावा रस मलाई और उसके अलावा फ्रूट चाट और चिकन पकौड़ा। लेकिन हर शहर की अपनी एक पहचान होती है और मुनफरिद डिश होती है। इसी तरीके से शहर इकबाल की जो मुनफरिद डिश है वो चिकन कचौरी है, और चिकन कचौरी है जिसे कि शहरी जो हैं वो बहुत ज़्यादा शौक से पसंद करते हैं, और कोई भी दस्तरखान जो अफ्तारी के लिए लगाया गया हो इसके बगैर अधूरा समझा जाता है। मेरे साथ इस वक्त दुकान के मालिक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इसकी क्या खसूसियत है कि जो इतनी ज़्यादा तादाद में लोग पसंद करते हैं। जी बताइएगा। जी हमारी चिकन कचौरी बड़ी फेमस चीज़ है। ये इसको पहले तैयार करना पड़ता है, लेग पीस को मसाला वगैरह लगा के हाफ डन करके, ये इसकी तवानाई जो है ना कस्टमर इसको बड़ी शौक से लेते हैं, और हमारी बड़ी डिमांड है इसकी। बाकी चीज़ों की भी हम चिकन कचौरी की खासकर बहुत ज़्यादा डिमांड है हमारे यहाँ सियालकोट। मेरे साथ इस दुकान पर खड़े कस्टमर भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इसमें क्या कहते हैं, इसके बारे में क्या इसकी खसूसियत है। जी बताइए। जी ये चिकन कचौरी जो है बड़ी लजीज डिश है, और सियालकोटी बड़े शौक से इसे खाते हैं। अगर देखा जाए ना तो कोई भी दस्तरखान मेरा ख्याल है अफ्तारी का इसके बगैर मुकम्मल नहीं है। हम लोग तो बड़े शौक से इसे खाते हैं। ये एक और मेरे साथ कस्टमर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा। जी हमारे घर वाले ये बहुत अच्छी पसंद करते हैं, बहुत लजीज होती है, देसी घी में ये फ्राई की जाती है, और इसका अच्छा बहुत टेस्ट होता है, और इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद। जैसा कि इनका कहना है कि छोटे बड़े घर के जितने भी अफराद हैं वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि लज्जत के साथ साथ ये जिस्म को तवानाई भी देती है। जी तो जनाब ये है वो सियालकोट की चटपटी चिकन कचौरी। देखा आपने कैसे वो लोग वहाँ पे जमा हुए हैं, मास्क नहीं नजर आए हमें। हाँ ट्रू, काफ़ी तलाशे बिसियार के बावजूद मास्क नहीं नजर आए। थोड़ा एहतियात करें, वैसे ही जो कोरोना के दादोशुमार हैं बहुत ख़तरनाक संगीन होते जा रहे हैं, लेकिन कचौरी की मोहब्बत अपनी जगह। बिल्कुल जी, कचौरी की इज्जत और शान में किसी भी किस्म की यहाँ पे तब्दीली नहीं हो सकती। अभी हम ज़रा बात कर लेते हैं कि महकमा सेहत सिंध ने कराची अमराज़ कल्ब अस्पताल को जो कार्डियो हिस्सा है इस बनाने के इकदाम तेज़ करते हुए महकमा कानून और बल्दियात से भी मदद तलब कर ली है। महकमा सेहत के मुताबिक कराची अमराज़ कल्ब अस्पताल को NICVT का सेटेलाइट सेंटर जो है वो बनाया जाएगा, और NICTV का जो हिस्सा बनने के बाद अस्पताल को दीगर सेटेलाइट सेंटर्स की तरह चलाया जाएगा। जी जनाब, NICVT के सेटेलाइट सेंटर्स के हवाले से बड़े अरसे से बात की जा रही है, तो फाइनली जनाब ये मंसूबा अब आपके सामने है, और महकमा सेहत के मुताबिक अस्पताल को चलाने के लिए अलग बजट की मंजूरी भी ली जाएगी, जिसमें सिंध हुकूमत के इस इकदाम पर अब थोड़ी बहुत जो है हम देख रहे हैं कि हल्की फुल्की नाराज़ी भी सामने आ रही है। बिल्कुल शफात, क्योंकि सिंध हुकूमत के इस इकदाम पर MQM पाकिस्तान नाराज़ है, और MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन का कहना है कि कराची और हैदराबाद के वसाइल हड़प किए जा चुके हैं। सिंध हुकूमत ने शहरी इलाकों को लावारिस कर दिया है, और अब KMDC और KIHD पर कब्जे का भी प्लान है। उधर वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह साहब कहते हैं कि कराची की तबाही का जिम्मेदार कौन है, KMC, बिल्डिंग कंट्रोल, मास्टर प्लान और दीगर इदारों को बदहाल किसने किया, किसने कहा था किताबें बेचकर हथियार लें। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुफाहिमाना सियासत की, जवाब में मुनाफिकाना सियासत की गई। है, बिल्डिंग कंट्रोल है, मास्टर प्लान है, दीगर चीज़ों है। इससे पूछता हूँ कि इन इदारों की बदहाली का जिम्मेदार कौन है, इन इदारों को इस तबाही की तरफ लाने वाले कौन हैं? किसने कराची का ये हाल किया? किसने कहा था किताबें बेच के हथियार लेने हैं? हमने हमेशा मुफाहिमाना सियासत की है, हमारे साथ हमेशा मुनाफिकाना सियासत की गई है। हमने हमेशा मुफाहिमाना सियासत की है, जवाबन हमारे साथ मुनाफिकाना सियासत की गई है। बड़ा संजीदा इल्ज़ाम है। ख्वाजा इज़हारुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। ख्वाजा साहब, ये NICVT को, ये कराची का जो अमराज़ कल्ब का अस्पताल है, इसको NICVT का सेटेलाइट सेंटर बनाया जा रहा है, तो बात तो बड़े अरसे से चल रही थी, लेकिन MQM का मौक़िफ़ इस पर अब हमने खैर बाज़ाब्ता तौर पर सुन ही लिया, तो ज़रा हमारे साथ भी शेयर कीजिएगा क्या मौक़िफ़ है MQM पाकिस्तान का। देखिए, हमारा बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है कि पहले लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए मकामी इदारों को बिल्कुल लंगड़ा लूला कर दिया, और उनसे माली, इंतज़ामी और सियासी इख्तियारात छीन लिए। अब उनके इदारों पे भी कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है।
बिल्कुल इसी तरह कराची बिल्डिंग कंट्रोल को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल कर दिया, यानी कराची सिंध है का नारा लगाकर पूरे सूबे की आवाम को बेवकूफ़ बनाया। और अब कराची बिल्डिंग कंट्रोल में कराची के लोगों का जो पैसा है, जो डेवलपमेंट फंड है, वो अब उसी करप्शन की नज़र हो रहा है, कराची पे नहीं लग रहा। और कराची के लोगों की जो नौकरियों का पहला हक कराची बिल्डिंग कंट्रोल में था, अब क्योंकि वो सिंध हो गया है तो अब कराची के लोगों का उसमें कोई कोटा नहीं है। अब पूरे सिंध से भर्तियाँ हो रही हैं माँ सिवाय कराची के। इसी तरीके से अगर ये 2 अस्पताल सूबाई हुकूमत ले लेती है तो इनके अपने अस्पताल तो इनसे चल नहीं रहे, और ये केएमसी के खुद मुख्तार माली फ़ायदे में जो अस्पताल चल रहे हैं उन्हें भी हथियाने के चक्कर में, ताकि इसके ऊपर इंतज़ामी तौर पर इनका कब्जा हो। अच्छा साहब ये बताइए, केएमडीसी और केआईएचटी के मामले पर सिंध हुकूमत से जो मेन आप लोगों के इख्तलाफात हैं वो क्या हैं? सबसे बुनियादी इख्तिलाफ ये कि केएमडीसी एक ऐसा इदारा है जहाँ पर 1600 1650 डॉक्टर निकलते हैं, एक बैच निकलता है, और उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान की भी सोच नहीं चलती। मेरिटोरियस किस्म का कॉलेज है जहाँ के बच्चे और बच्चियाँ पढ़ रहे हैं जो प्रैक्टिस करते हैं हार्ट डिजीज़ में और सोबराज में और अब्बासी में। अब अगर ये भी ले लेंगे तो आप बताइए जो मेरिट है हमारे यहाँ वो तबाह हो जाएगा, और ये प्योरली कराची के मेडिकल कॉलेजेस का हक है, वो हक मारा जाएगा। और जिस तरीके से बाकी मेडिकल कॉलेजेस का बेड़ा गर्क हुआ है, हम समझते हैं केएमडीसी का भी बेड़ा गर्क होगा। और हार्ट डिजीज़ बजाय के फंड देने के उसको भी हथियाने की कोशिश हो रही है। अब्बासी पे बुरी नज़रें हैं और ये समझते हैं कि ये सारे इदारे हथिया कर न सिर्फ इसमें करप्शन की जाए बल्कि अपने मनपसंद डॉक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और अपने जो एमसी हैं वो तैनात करके इन इदारों पर कब्जा किया जाए। अच्छा ख्वाजा साहब, मामला ये कि ये सारा कुछ तब हुआ है जब से डेवोल्यूशन हुआ है, और डेवोल्यूशन हुआ 2010 में, और जब 18वीं तरमीम के जरिए डेवोल्यूशन किया गया और सेहत को एक सूबाई चैप्टर डिक्लेयर कर दिया गया, या दीगर कई मामलात को वो सूबाई चैप्टर डिक्लेयर कर दिया गया, तो उसमें जाहिर है सब पार्टियों ने मिलकर साथ दिया था, एमकेएम भी उसमें शामिल थी। आपको नहीं लगता कि अब इस हवाले से अगर आप बात करते हैं तो आप बेसिकली उसी वोट के खिलाफ बात कर रहे हैं जो आपने उस जमाने में 18वीं तरमीम के लिए दिया था? बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हम कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम के नाम पर पूरी कौम से धोखा किया। 18वीं तरमीम अब उनकी ज़ाती तरमीम बन चुकी है। ना वफाक कोई काम कर सकता है, ना कोई लोकल गवर्नमेंट काम कर सकती है। हमने पीपल्स पार्टी का साथ 18वीं तरमीम में लोकल गवर्नमेंट को बाइख्तियार करने के लिए दिया था, जिसमें पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया है, जिसका नतीजा ये कि आज कराची भी तबाह है और लाड़काना भी मोंजोदाड़ो का पेश कर रहा है। सही, बहुत शुक्रिया जी। ख्वाजा इज़हार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब दुबई में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसके 50 साल मुकम्मल हो रहे हैं, तो उस लिहाज से हमारे लिए ये बड़ा कीमती साल है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं दरीना, उनकी बुनियाद शेख ज़ायद ने रखी, और उन्होंने पाकिस्तान के साथ जिस गर्मजोशी का, जिस मोहब्बत का जो बुनियाद रखी, उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों अतराफ, और उसमें बेहतरी आई है। और मुझे उम्मीद है कि कल इंशाअल्लाह मेरी मुलाकात होगी वज़ीर ख़ारजा से, मजीद उसको उसमें बेहतरी के मुझे बड़े रोशन इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। आज मुझे इत्तफाक हुआ सुबह, जो पाकिस्तान का पवेलियन है एक्सपो 2020, उसका मुलाहिजा करने का मैंने देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि जिस तरीके से उसको तैयार किया जा रहा है और जो उनकी फैसिलिटीज बनाई जा रही हैं, तो मुझे उस पर बहुत खुशी हुई। और मुझे इंशाअल्लाह ये मेरी ख्वाहिश भी है और मैं इसकी मनसूबाबंदी भी कर रहा हूँ। सफीर साहब से मैंने ये दरख्वास्त भी की है कि इंशाअल्लाह जब ये लॉन्च हो जाएगी एक्सपो 2020 अक्टूबर के महीने में, तो मैं यहाँ एक स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहूँगा, जिसमें कि हमारी एम्बेसी अपना रोल प्ले करेगी और पाकिस्तान को जो हिडन ट्रेजर है पाकिस्तान, उसको हम शोकेस करना चाहेंगे। मेरी ख्वाहिश होगी कि जो यूएई में हमारी जो पाकिस्तानी प्रोफेशनल कम्युनिटी है, डॉक्टर्स हैं, बैंकर्स हैं, मुख्तलिफ प्रोफेशन में लोग काम कर रहे हैं, उनको वहाँ मदऊ किया जाए और पाकिस्तान के बारे में वो खुद आके देखें
اور پاکستان کے بارے میں سنیں اور پاکستان کے یقیناً وہ سفیر ہیں مزید پاکستان کے نقطہ نظر کو اجاگر کرنے کی وہ کوشش بھی کریں اور اپنا کردار ادا کریں. میری یہ بھی خواہش ہے اور کل انشاءاللہ جب میں وزیر خارجہ سے ملاقات میری ہوگی تو میری یہ بھی خواہش ہوگی کہ ہم نے یہ 50 سالہ دوستی کے جو ہمارا ایک طویل سفر ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی اور یو اے ای میں ہم اس قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہم انڈر ٹیک کریں جس سے کہ اجاگر ہو کہ پاکستانیوں نے یو اے ای کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں کیا رول پلے کیا اور یو اے ای نے پاکستان کے ساتھ مختلف ادوار میں آڑے وقتوں میں انہوں نے ہمارے ساتھ کس طرح اچھے اور احسن طریقے سے تعلقات برادرانہ تعلقات کو نبھایا. میری خواہش ہوگی اور میں اس پہ بھی میری خواہش ہوگی کہ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے درخواست کروں کہ وہ آئے اور میں چاہوں گا کہ ایک میگا ایونٹ ہو جس میں ہماری کمیونٹی جو ہے اس کو بھرپور طریقے سے دعوت دی جائے اور کمیونٹی اس پہ پارٹیسپیٹ کرے اور وہ میگا ایونٹ جو ہے جو ان کا جو دسمبر میں نیشنل ڈے ہوتا ہے اس کے تاریخیں جو ان کو سہولت ان کی سہولت کو بدل رہے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی دبئی میں میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے. یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب. آپ کو باخبر سویرا میں نہیں ہے, یہ شام رمضان ہے. مدیحہ تمہیں کب سمجھ میں آئے گا آخر. جناب شام رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن نام جہاں چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں نا وہاں پہ اور بہت بڑی سیاسی تبدیلیاں بھی ہو رہی ہیں. شبات جی استعفوں کی برماریں آ رہی ہیں جی خیبر پختونخوا میں. ایک کے بعد ایک استعفے آ رہے ہیں. 3 استعفے فوراً سے پیشتر. بالکل ڈومینو ایفیکٹ ہو رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. کل ہم نے دیکھا جی صبح کہ خیبر پختونخوا میں جو تبدیلی کی ہوائیں چلیں تو وہاں کے کابینہ سے گزشتہ روز ایک دن میں 3 استعفے سامنے آئے. وزیر اعلیٰ کے مشیر ضیاء اللہ بنگش نے پہلے استعفیٰ دیا اور اس کے بعد مشیر مالیاتی امور حمایت اللہ اور معاون خصوصی غزن جمال نے بھی استعفے وزیر اعلیٰ محمود خان کو بھجوا دیے. اب ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ متعلقہ ارکان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھے. اچھا یہ جو حمایت اللہ صاحب ہیں یہ مشیر برائے توانائی ہے, اسی طرح جو دیگر مشیر ہیں وہ مشیر برائے ایکسائز ہیں, اور اسی طرح ضیاء اللہ بنگش صاحب جو ہیں وہ انہوں نے استعفیٰ دے کے ایک بڑی عجیب و غریب وجہ دی ہے کہ جی میں ہلکے پہ توجہ دینا چاہتا ہوں, میں فوکس نہیں کر پا رہا تھا. اس کا مطلب کیا ہے اور یہ تینوں استعفے ایک دن میں منظور کیوں ہو گئے؟ اس حوالے سے ذرا انسائٹ جانتے ہیں. ہمارے ساتھ جناب ARY نیوز کے پشاور کے بیورو چیف ضیاء الحق صاحب موجود ہیں پشاور سے براہ راست. سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. بتائیے کہ سر کیا معاملہ ہے؟ 3 استعفے ایک دن میں آئے, تینوں ایک ساتھ منظور بھی ہو گئے, تینوں میں وجوہات الگ ہیں. جی جیسے شفاعت بھائی اور مدیحہ جیسے آپ کو حیرانگی ہو رہی ہے ویسے ہی جن وزراء نے استعفے دیے ہیں وہ خود بھی حیران ہیں, اور وہ انہوں نے استعفے بھی دیے ہیں, اپنی وجوہات بھی لکھ دیے ہیں, اور پھر اپنے ہی ساتھیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی تو وزیر اعلیٰ سے پوچھ لے کہ ہمیں کس وجہ سے ہٹایا گیا ہے اور ہمیں کیوں کہا گیا ہے کہ ہمیں استعفے مطلب ضیاء یہ استعفے دیے نہیں گئے, یہ استعفے لیے گئے ہیں. جی لیکن یہ ہے کہ ایک فیس سیونگ کے لیے استعفے دیے گئے ہیں اور پھر ان کو فوراً ایکسیپٹ بھی کر لیا گیا ہے. ورنہ عموماً آپ دیکھیں کہ جب کوئی استعفیٰ دیتا ہے, میرٹ کی اگر بات کی جائے, اہلیت کی بات کی جائے, قابلیت کی بات کی جائے, تو یہ تینوں منسٹریز نے اپنی سطح پہ بہترین کام کیا ہے اور اس کو اپوزیشن بھی مانتی ہے. آئی ٹی کے سیکٹر میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ضیاء اللہ بنگش نے کی ہے, اس کا اعتراف وزیر اعلیٰ بھی خود کر چکے ہیں. اس کے علاوہ توانائی کے سیکٹر میں خیبر پختونخوا اب ایسا واحد پروونس بن گیا ہے بلکہ کہ جو اپنی بجلی پیدا کر کے اس کو فروغ کرنے لگا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ تو کارکردگی ہے, مطلب ٹھیک ہے اوور آل گورنمنٹ کی پرفارمنس میں جاتا ہے. غزن کی بھی پرفارمنس بڑی اعلیٰ رہی ہے ایکسائز کے حوالے سے, خاص طور پر جب سے یہ ایکس فاٹا کے علاقے مرج ہوئے ہیں اس کے بعد سے ایک بڑا کرائسس کریٹ ہو گیا تھا, اینڈ غزن ہیز ڈن اے کمینڈیبل جاب. لیکن یہ تینوں لوگ اکٹھے استعفیٰ دیتے ہیں, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ تینوں پریشان بھی ہیں کہ ہمارے استعفے لیے کیوں گئے اور منظور کیوں ہو گئے, تو اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈر بھی ہوگا, وہ کیا معاملہ ہے؟ جی تو سنیں کہ یہ 3 استعفے نہیں ہیں, یہ ٹوٹل کوئی 8 استعفے ہیں, اور ابھی تو 3 ہوئے ہیں اور 5 کا ابھی لائن میں ہے. ان میں کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بچا لیں,
کچھ لوگوں نے ایک دو نے بچا لیا ہے, کچھ لوگ یہ ہیں کہ جن کے نام ہیں وہ اپنا نام بچا کے دوسرے کا نام دے رہے ہیں کہ اس کو قربانی کا بکرا بنا کے فارغ کر دیا جائے. تو کوئی 8 نام ہیں اس قسم کے کہ جو کا انفلوئنس, اور یہ 8 کے 8 مشیر ہیں, منسٹر ہیں, کون ہیں یہ لوگ؟ جی ان میں وزیر ہیں, ان میں مشیر ہیں, کچھ زیادہ تر وزیر ہیں, یعنی کیبنٹ میں سے ہی ہیں ان کی کارکردگی کے حوالے سے. لیکن میری عرض ہے کہ یہاں پہ جو وزیر اعلیٰ محمود خان نے پہلے جب ری شفل کیا تھا عاطف خان کو, شاہرام خان کو اور شکیل خان کو, جن کو اب دوبارہ واپس لے لیا گیا ہے, اس وقت بھی یہ ایشو بنایا گیا تھا کہ چونکہ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ محمود خان کو کارکردگی دکھانے میں مشکل پیش آ رہی تھی تو ان وزراء کو ہٹایا گیا تھا. اور پھر اس کے بعد عمران خان, وزیر اعظم عمران خان نے محمود خان کو فل اختیار دیا ہوا تھا کہ آپ کے پاس اختیار ہے, صوبائی اسمبلی میں اکثریت ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, آپ صوبے کی بہتری کے لیے جو فیصلہ کرنا چاہیں بھرپور طریقے سے کریں. لیکن یہاں پر فیصلہ سازی کا یہ حال ہے کہ 13 تاریخ کو جو وزراء دوبارہ کابینہ کا حصہ بنے ہیں, جن میں عاطف خان ہیں, شکیل ہیں, وہ ان اور 2 مزید جو 4 وزراء, ان کو ابھی تک قلمدان نہیں دیا گیا ہے. اس قلمدان کے لیے بھی بتایا جا رہا ہے کہ تو وہ سیٹیں خالی ہوں گی تو وہ پھر مزید پر ہوں گی نا. مجھے ضیاء یہ بتائے گا, تو کیا یہ جو باقی کے آپ نے 3 آ گئے ہیں, آپ نے بولا ٹوٹل 8 آنے ہیں, تو جو 5 ابھی استعفے آنے ہیں یہ جلدی آ جائیں گے, عید سے پہلے ہی آ جائیں گے یا پھر عید کے بعد آئیں گے؟ اور ہو سکتا ہے رک بھی جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ تو سوچیں کیونکہ اپنا وہ تو انفلوئنس استعمال کر رہے ہیں, اور اپنا وہ انفلوئنس استعمال کر رہے ہیں. اور ان کی کارکردگی میں کچھ 2 ایک ایسے وزراء ہیں جن میں جو ہے جن کی کارکردگی میں واقعی کے سوالیہ نشان ہے, جیسے کہ فوڈ کا کرائسس کافی چل رہا ہے, تو کلندر لودھی صاحب کافی کمزور ہیں, ان کو پہلے بھی ہٹانے کی کوشش کی گئی, اس مرتبہ بھی ان کا نام شامل کیا جا رہا ہے. 2 اور نام میرے پاس لکھے ہوئے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ابھی جو ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ روک بھی جائیں جو اپنا انفلوئنس استعمال کر رہے ہیں. لیکن اس میں جو 2 چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بھائیوں کی چیز, مطلب ہے جو ایم این ایز ہیں ان کا بھائی یہاں پر ایم پی اے ہے. جیسے ایک ابھی اس اوتھ ٹیکنگ میں علی امین گنڈاپور کے بھائی کو جو ہے, فیصل امین گنڈاپور کے بھائی کو ایکوموڈیٹ کیا گیا ہے. ابھی یہ سننے میں آ رہا ہے, ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسپیکر اسد کیسر کے بھائی جو ایم پی ہیں ان کو بھی ایکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ نے ہمارے منہ میں ابلتا ہوا سوال چھین لیا. مجھے یہ بتا دیں, اگر آپ نے ویسے فیملی اورینٹڈ باتیں کری دی ہیں, تو ایک بہت انفلوئنشل فیملی ہے جناب پرویز خٹک صاحب, جن کی فیملی نے ایک اچھا خاصا ڈینٹ بھی دیا ہے پی ٹی آئی کو نوشہرہ کے ضمنی انتخابات میں. تو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایک فیملی پروموٹ ہو رہی ہے اور کوئی دوسری فیملی جو ہے اس کو آؤٹ کیا جا رہا ہے؟ لیکن اس فیملی کو بھی ایکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پرویز خٹک صاحب کا بیٹا یہاں پر موجود ہے صوبائی اسمبلی میں اس وقت. تو ابھی مختلف قسم کی تھیوریز تو چل رہی ہیں, لیکن یہاں پہ ابھی انفلوئنس کی بات ہو رہی ہے مختلف. لیکن اس سے ساتھ ہٹ کے بات کہ ایک تو یہ منسٹرز کی ہے بات, دوسرا یہ کہ اصل میں بیوروکریٹ بھی اس قسم کی کارکردگی دکھا نہیں رہے. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی نے گزشتہ دنوں ایک ایسا بل پاس کیا ہے جس کو آپ بھی سن کر حیران ہوں گے, کہ پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو پچھلے 3 سال جس میں کہ بی آر ٹی شروع ہوتا ہے, اس 3 سال میں جتنے بھی ڈی جی ہیں اس قانون سازی کے تحت ہے کہ آپ ان سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتے, ان کی کارکردگی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکے, ان کے آپ کے پروجیکٹ کے حوالے سے کوئی سوال نہیں پوچھا جا سکتا. یہ بل پاس ہو چکا ہے. ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ جو بیوروکریٹ جس سے پشاور ہائی کورٹ کی ایک اس پہ پوری ججمنٹ آئی تھی, جو گو کہ سپریم کورٹ نے اب بی آر ٹی کے کیس کو اس کو اسٹے دیا ہوا ہے اور اس پر ابھی انکوائری روک دی گئی ہے. بل پاس ہو گیا ہے, بل پاس ہو گیا سوال سے, اور کسی بھی ڈی جی سے جو بھی اب تک اس سے منسلک رہا ہے ان سے اب سوال نہیں پوچھ سکتے اب اس میں کیا کچھ مسئلہ ہوا تھا. بہت شکریہ جی. ضیاء نمائندہ ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ تو مطلب پتہ نہیں چلا ہمیں, بڑا ہی عجیب و غریب معاملہ ہے. اور اب تو بل پاس ہو گیا ہے کہ سوال نہیں پوچھنا, پرفارمنس کے اوپر بات نہیں کرنی. لیٹ سی جناب یہ جو ڈی جیز ہیں ان کے حوالے سے کیا مستقبل میں فیصلہ ہوتا ہے. ہم فی الحال ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. افطار کا وقت قریب آتا جا رہا ہے اور وہ چہرے جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے کھلتے ہوئے گلاب کی طرح کھلے ہوئے تھے اب وہ توڑے کی طرح سج چکے ہیں.
تو وہ لوگ جو کہ آپ لوگ ہندوانے کی طرح اپنے منہ سے جا کے بیٹھے ہیں بالکل پریشان نہیں ہوئیے, بیکاز وی ہیو گاٹ سم تھنگ ریئلی thirst quenching for you. بالکل جی, آج ہم آپ کو بتانا سکھا رہے ہیں کہ آپ تربوز کا جوس کیسے بنا سکتے ہیں. تربوز کا جوس آپ افطار میں پیتے ہیں تو واہ واہ واہ. تو اچھا تربوز کا جوس گھر میں کیسے بنتا ہے خود ہی دیکھ لیجیے. آج کی ہماری ریسیپی ہے واٹر میلن جوس. پانی 2 گلاس, تربوز 2 کپ, برف حسب ضرورت, روح افزا آدھا کپ, اب اس کو بلینڈ کر لیں. چیا سیڈ 1 ٹیبل اسپون. لیجیے مزیدار واٹر میلن جوس تیار ہے. تو خواتین حضرات, آپ نے ملاحظہ کیا کہ چونکہ اب آپ لوگ مسکرا رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے اندوانے, توانے یا تربوز, یہ تینوں ایک ہی شخص کے نام ہے, آئی مین ایک ہی سبزی کے نام ہے. سبزی ہے یہ, اٹس ناٹ اے پھل, اٹس اے سبزی. یس, اٹس اے سبزی. بالکل, یہ کدو کے خاندان میں سے ہے. تو یہ جی کدو اس کے سگے ماموں کا بیٹا ہے. تو آپ لوگوں کے لیے جناب عرض یہ ہے کہ آپ لوگ توانے کا جوس انشاءاللہ افطار میں پیجیے. چاہیں تو آپ اس میں روح افزا کمی بیشی کر سکتے ہیں. بالکل, ساتھ میں اسٹرابری کا جوس بھی ٹرائی کر سکتے ہیں, کیونکہ جاتی اسٹرابریز ہے تو فائدہ ضرور اٹھائیے گا. کچھ خرید لیں, کچھ فریز کر لیں اگر آپ کو سستی ملے, اور اچھی لگے تو پال پوس کے جوان کر لیجیے گا اپنے گھر میں. ہو سکتا ہے آپ کے اگلے ہفتے خود اسٹرابریاں اگ رہی ہوں. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی جناب کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شفاعت علی اور مدیحہ نقوی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen